हाय गाइस, वेलकम बैक। उम्मीद करते हैं कि आप खैरियत से होंगे। तो आज की एक नई वीडियो के साथ हाजिर हैं आपकी खिदमत में। तो आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे तो वीज़ा फाइल के साथ आपके जो फ़्लाइट टिकट होती है, डमी टिकट, डमी अकोमोडेशन और जो उसके साथ इंश्योरेंस होता है, तो इन पे थोड़ी सी बात करेंगे। और इसके अलावा जो स्कॉलरशिप डॉक्यूमेंट्स होते हैं आपके, उस पर थोड़ी सी डिटेल बात करेंगे। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट है एक, और उसके साथ एक अनाउंसमेंट है। तो अनाउंसमेंट ये है कि जो लोग अभी वीज़ा अपनी फ़ाइल जो है वो उसको प्रिपेयर कर रहे हैं, और तकरीबन लोगों की प्रिपेयर हो गई होगी, तो अगर ऐसे लोग और उसके अलावा वो लोग जो डिटेल में कोई डिस्कशन करना चाहते हैं तो वो मुझे ईमेल कर सकते हैं। लेकिन उसकी शर्त ये है कि आपकी वीज़ा फ़ाइल रेडी है, या फिर आप अपने जो मुझे ईमेल लिखेंगे उसमें एक प्रॉपर अपना जो है सिनेरियो और आपका जो केस है उसको डिस्कस करें, ताकि वो केस जिसको भी रेफ़र करना होगा मैं उसको रेफ़र करूँगा। मैं कोई कंसल्टेंसी की बात नहीं कर रहा, जस्ट मैं ये कह रहा हूँ कि जो स्टूडेंट्स हैं हमारे यहाँ, तो हमारे बैच में जो आए हैं, तो वो इस तरह की सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं। तो अगर आपका बिल्कुल इसी तरह का केस है, सिनेरियो है, तो आप प्रॉपर ईमेल लिखें। और ईमेल प्रॉपर का मतलब ये है कि मुझे हैरत होती है यार, लोग जो है मास्टर्स के लिए अप्लाई कर रहे हैं और पीएचडीज़ के लिए अप्लाई कर रहे हैं, लेकिन उनको ईमेल लिखनी नहीं आती। मैंने पिछली वीडियो में कहा था कि जो कंसल्टेंसी या इस तरह की कोई चीज़ कराना चाहता है, मुझे ईमेल करे, मैं केस जो है आगे फॉरवर्ड करूँगा। कुछ नहीं तो मुझे 50 से 60 ईमेल्स आई कम से कम, लेकिन 3 या 4 के अलावा कोई ईमेल भी प्रॉपर नहीं लिखी हुई थी। आप इस बात को यकीन करेंगे? तो तकरीबन ईमेल जो था उसमें ये लिखा था, हेलो ब्रो प्लीज़ गाइड मी। कुछ ईमेल्स में ये था, ब्रो प्लीज़ गिव मी योर व्हाट्सएप नंबर। कुछ में ये था, ब्रो दिस इज़ माय व्हाट्सएप नंबर, कॉन्टैक्ट मी, आई वांट कंसल्टेंसी। तो आप खुद बताएं, इस तरह ईमेल लिखी जाती है। और कुछ लोगों को ये नहीं पता कि सब्जेक्ट में क्या लिखते हैं, और ईमेल बॉडी अलग होती है, सब्जेक्ट अलग होता है। तो खैर, सबसे पहले हम बात करेंगे डमी फ़्लाइट पर। जो फ़्लाइट बुकिंग है अपनी वीज़ा फ़ाइल के साथ जमा कराते हैं, तो वो फ़्लाइट बुकिंग के आप पैसे जो हैं वो पे नहीं करते। तो इसका क्या मतलब है पैसे नहीं पे करते? तो आप किसी भी एयरलाइन पर जाएं, गूगल करें उसको, कतर है, टर्किश है, एमिरेट्स है, कोई भी है, तो आप उस पर बुकिंग करें। और बुकिंग करने के बाद जब बिल्कुल एंड पे जाते हैं, अपनी सारी डिटेल्स लिखें। जब पेमेंट का ऑप्शन आता है तो आप वहाँ पर पेमेंट बाय कार्ड या इस तरह की कोई पेमेंट सेलेक्ट ना करें। तो आप ये सेलेक्ट करें कि उसमें एक ऑप्शन आता है, मुझे एग्जैक्टली याद नहीं आ रहा, कि पे इन द ऑफिस या फिज़िकली आप जाके पे करते हो, इस तरह का कोई ऑप्शन होता है। तो जब आप उसको सेलेक्ट करते हो तो आपकी पेमेंट हो जाती है, पेमेंट सॉरी नहीं होती है, आपकी बुकिंग हो जाती है। और आपके पास एक पीडीएफ फाइल जनरेट होती है। वो जो पीडीएफ फाइल जनरेट होगी, आप उस पीडीएफ फाइल को प्रिंट करो, और प्रिंट करने के बाद जो है ये आपका जो है फ़ाइनल होगा। इसको आप अपनी वीज़ा फाइल के साथ अटैच कर सकते हो। और इसमें डेट्स कौन सी डालनी है उसका आपको बताता हूँ। तो लास्ट ईयर मैंने वीज़ा फाइल की थी 26 जुलाई। मैं अपना केस बार बार इसलिए बताता हूँ कि आप लोगों को इससे एक आइडिया हो जाए कि आपने कब करना है और कैसे करना है। तो लास्ट ईयर मैंने वीज़ा फाइल की थी 26 जुलाई को, और 26 जुलाई को मैंने वीज़ा फाइल की थी। और मैंने 1 महीने का इसमें एक एस्टिमेट रख लिया था कि यार वीज़ा प्रोसेसिंग में और इन सब चीज़ों में 1 महीना लग जाएगा फॉर एग्ज़ाम्पल। तो मैंने 4 सितंबर की मैंने फ़्लाइट रखी थी, 4 सितंबर की। तो 26 जुलाई से 4 लगा लें आप, कितना टाइम बनता है, तकरीबन 1 महीने का गैप था। उसके बाद जो है डमी अकोमोडेशन, इसको डमी अकोमोडेशन नहीं कहते हैं। वीज़ा चेक लिस्ट और सब जगह पे जो होता है वो कंफर्म्ड होटल बुकिंग या इस तरह का कुछ लिखा होता है, लेकिन हम लोग जो है इसको डमी कहते हैं, क्योंकि ये सबको पता है डमी है, और जो वीज़ा ऑफिसर बैठा है उसको भी पता है कि ये डमी है। क्योंकि आप जब 1 महीने का आप होटल बुक करते हो, जब मैंने बुकिंग कराई थी उसका था कोई तकरीबन 4000 यूरोज़ 1 महीने का, कम से कम, थके से थके की बात कर रहा हूँ। और जो मैंने फ़्लाइट बुक की थी उसके कोई पाकिस्तानी 2 लाख बन रहे थे। तो अगर जब इतना कुछ होने के बाद आपका वीज़ा रिजेक्ट हो जाए तो क्या होगा, पैसा सारा ज़ाया। तो कहने का मतलब वीज़ा ऑफिसर जो है उसको भी पता है, हमें भी पता है, सबको पता है क्या हो रहा है। तो इसमें ये परेशान होने की बात नहीं है कि यार वो अगर एक्सपायर हुआ तो क्या हुआ। मैंने जो अपनी फ़्लाइट मैंने 4 सितंबर की रखी थी, और मेरा वीज़ा आया 26 जुलाई को, और मैं इटली आया हूँ 5 अक्टूबर को। तो इसी से आप अंदाज़ा लगा लो अकोमोडेशन की डेट्स क्या होनी चाहिए। मैं फिर आपको अपने केस से समझाता हूँ। तो मैंने जो अकोमोडेशन बुक की थी वो 5 सितंबर से बुक की थी और 5 अक्टूबर तक। और मैंने ये 5 अक्टूबर तक क्यों बुक की थी, क्योंकि देखो फ़्लाइट जो है 4 तारीख की थी, और मेरी जो होटल की बुकिंग थी वो 5 तारीख थी। अब थे थोड़ा सा जो है ना, केस को थोड़ा सा रियल बनाना पड़ता है। अब जाहिर सी बात है वो कि वीज़ा ऑफिसर देखेगा यार ये 4 को निकल रहा है, 5 को पहुंचेगा, तो 5 को होटल में रहेगा ना, तो 1 महीना फिर जो भी अकोमोडेशन होती है वो हो जाएगा। तो इसी तरह का केस बनाना है। जब आपको ईमेल आती है, अगर एम्बेसी से ईमेल आती है कि आप अपने डॉक्यूमेंट जमा कराओ जेरीज़ में जाकर,
तो आप उसी हिसाब से अपनी फ़्लाइट है वो करें और अपनी जो है वो अकोमोडेशन है वो करें। और फिर तीसरी चीज़ आ जाती है आपका इंश्योरेंस। तो आपने इंश्योरेंस भी इसी हिसाब से इन डेट्स को देखते हुए आपने करवानी है। और इंश्योरेंस की भी मैं आपको डेट बता देता हूँ सिर्फ समझाने के लिए। और इंश्योरेंस का केस जो है मैंने आपको अपनी रेजिडेंस परमिट वाली वीडियो में भी थोड़ा सा आपको बताया था कि इंश्योरेंस आप देख कर क्यों कराएं। तो मैंने 1 सितंबर से इंश्योरेंस कराई थी क्योंकि मैंने यहाँ इटली पहुँचना था। मैं 5, 6, 7 सितंबर को यहाँ पहुँचता, तो उस हिसाब से मेरी इंश्योरेंस थी। तो मैंने 1 सितंबर से इंश्योरेंस कराई थी और वो एक्सपायर हो रही थी 31 अगस्त। जब मैं यहाँ पर आया, जब आप इटली पहुँचते हैं ना, तो पहुँचने के बाद यहाँ के रेजिडेंस परमिट के लिए अप्लाई करते हैं। तो उस रेजिडेंस परमिट के डॉक्यूमेंट्स में एक डॉक्यूमेंट जो होता है वो आपका जो है वो इंश्योरेंस भी होता है। तो जब तक आप यहाँ के इंश्योरेंस के लिए अप्लाई करते हो तो तब तक आप जो पाकिस्तान से अपने साथ लेकर आए हो, तो या अपनी कंट्री से कहीं से भी लेकर आए हो, तो इंडिया, पाकिस्तान, बांग्लादेश, नेपाल, जहाँ से भी, तो आप वो सबमिट कराते हो। तो जब उसकी जो एक्सपायरी डेट होती है और उसी डेट पर आपकी रेजिडेंस परमिट जो है एक्सपायर हो जाता है। अब जैसा कि मेरी जो है रेजिडेंस परमिट जो मेरा जो है वो एक्सपायर हो रहा है 31 अगस्त और मेरी इंश्योरेंस भी 31 अगस्त को एक्सपायर होनी है। तो फिर क्या होगा, फिर मैं 1 साल का और इंश्योरेंस ख़रीदूँगा और नेक्स्ट सेकंड रेजिडेंस परमिट के लिए अप्लाई करूँगा। तो ये चीज़ें बताने का मतलब ये है कि आप ये चीज़ें बहुत देख के करें और डेट्स और इन सब चीज़ों को ना बहुत देखभाल के करें। और वीज़ा ऑफिसर या किसी को भी कोई चांस ना दें कि वो आपका जो है केस रिजेक्ट कर दे, आपका वीज़ा जो है ना आए, वीज़ा रिजेक्शन ना हो। ये सारी चीज़ें बताने का ये मकसद है। एक और बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट बात मैं आपको बताता चलूँ कि अगर आपने इंश्योरेंस करवानी है कि कहाँ से करानी है, क्या करानी है, तो इसमें परेशान नहीं होना है। आप जस्ट मुझे एक प्रॉपर ईमेल लिख सकते हैं, एक प्रॉपर ईमेल, लेकिन उसका सब्जेक्ट ये होगा कि यू वांट अप्लाई फॉर हेल्थ इंश्योरेंस और दिस इज़ माय डिटेल्स एंड एवरीथिंग। सो उसका ये है कि एम्बेसी से जो रजिस्टर्ड क्या कहते हैं यार उसे, इंश्योरर्स होते हैं, इंश्योरर्स, आप उनके थ्रू बनवा सकते हैं। लेकिन अगर आप मेरे रेफरेंस से बनवाना चाहते हैं तो आपको डिस्काउंटेड और इस तरह अच्छा इंश्योरेंस जो है, मैंने अभी आपको सारी डेट्स वगैरह बताई, तो ये सब डिसाइड करके आपकी इंश्योरेंस बन सकती है। लेकिन आप मुझे एक प्रॉपर ईमेल लिखें और फिर आपका इंश्योरेंस आपको विदिन 1 आवर और 2 आवर्स आपको मिल जाएंगे। इस पर परेशान नहीं होना है। आज की लास्ट डिस्कशन वो है कि स्कॉलरशिप डॉक्यूमेंट्स। तो सबसे पहले मैं ये बताता हूँ कि अभी स्कॉलरशिप्स, रीजनल स्कॉलरशिप्स ओपन नहीं हुई हैं। प्लीज़ मुझसे इनबॉक्स में और यहाँ वहाँ मेरिट बेस स्कॉलरशिप का मत पूछें। अगर मुझे मेरिट बेस का पता होता, मैं आज यहाँ नहीं बैठा होता, मैं कब का अप्लाई कर चुका होता। तो रीजनल स्कॉलरशिप्स अभी तक ओपन नहीं हुई हैं और वो मैक्सिमम जो है वो मिड ऑफ जून या एंड ऑफ जून से स्टार्ट हो जाती हैं। उसके डॉक्यूमेंट्स तो आपको पता है, मैं पिछले वीडियोस में चिल्ला के थक गया, बता के थक गया। अगर आपने अभी भी नहीं सुना तो जाके देख लें, फिर उसके बाद बाकी डिस्कशन करेंगे। एर्गो रीजन के लिए एमिलिया रोमानिया, इस बोलोनिया, पार्मा, मोदना, रेजियो एमिलिया, इनके लिए तो आपको जो डॉक्यूमेंट्स चाहिए होते हैं, और ये जो रीजन है ये एर्गो रीजन कहलाता है। तो अपोस्टाइल और लीगलाइजेशन में क्या फ़र्क है? अब जैसे कि पाकिस्तान के पास ये ऑप्शन नहीं है कि हमारा जो इनकम डॉक्यूमेंट होता है और एफआरसी होता है वो हम पाकिस्तान में ही जो इटली की एम्बेसी है वहाँ से हम लीगलाइज़ कराएं। अगर वो वहाँ से हो तो वो अपोस्टाइल कहलाता है, लेकिन वो हमारे यहाँ से नहीं होता। इंडिया वालों का वो इंडिया से ही हो जाता है, तो उनको यहाँ की पंचायत का नहीं आइडिया, तो पाकिस्तान वालों का नहीं होता है। तो इसलिए जो डॉक्यूमेंट्स वहाँ से बन जाते हैं पाकिस्तान से, आपका इनकम डॉक्यूमेंट है, आपकी एफआरसी है आपका, और प्रॉपर्टी सर्टिफिकेट है। अगर ये तीनों चीज़ें या 2 चीज़ें अगर हैं आपके पास, तो आप अपने किसी भी जानने वाले बंदे को जो इटली में मौजूद है, आप उसको अपने डॉक्यूमेंट्स भिजवाएंगे और भिजवाने के बाद वो बंदा जो आपका यहाँ बैठा हुआ है वो पहले आपके डॉक्यूमेंट्स लेकर जाएगा एम्बेसी या मिलान कॉन्सुलेट, वहाँ से उसको ट्रांसलेट कराएगा। ठीक है, उसके अलग पैसे हैं, हर पेज के पैसे होते हैं उसके। और ट्रांसलेशन के बाद फिर आपके डॉक्यूमेंट्स जो है वो आपके वापस सिटी में आते हैं। अब जैसा कि मैंने रोम से ट्रांसलेट कराए थे, फिर मैं वापस बोलोनिया आया था। बोलोनिया आने के बाद मैंने उसकी लीगलाइजेशन करा थी। तो एक स्टैंप होता है ठप्पा, जिसे कहते हैं ये लोग मार्को दी बोलो की स्टैंप, मार्को दी बोलो। जब आपके किसी भी डॉक्यूमेंट पर वो ठप्पा लग जाता है तो उसका मतलब है कि वो डॉक्यूमेंट इटली में लीगल हो गया। अब वो डॉक्यूमेंट्स कहीं पे भी चल सकता है। अगर वो आपके डॉक्यूमेंट पर मार्को दी बोलो की स्टैंप लग गई, समझो आपके डॉक्यूमेंट्स लीगलाइज हो गए। तो लीगलाइज होने के बाद उन डॉक्यूमेंट्स को फिर आपने स्कैन करना है, स्कैन करके अपलोड करना है। अपलोड स्कॉलरशिप की जो वेबसाइट पे आप अप्लाई करते हो और वहाँ पर डॉक्यूमेंट्स अपलोड का ऑप्शन होता है, वहाँ करते हो। लेकिन एक बार फिर बता रहा हूँ, अभी एप्लीकेशंस खुली नहीं हैं, मैं जस्ट आपको इन्फॉर्म कर रहा हूँ। और उसके अलावा बाकी रीजन्स की जो स्कॉलरशिप है, DSU है, लेजियर डिस्को है, ADISU है,
और इन बाकी रीजन्स पर भी मैं वीडियो बनाऊंगा, लेकिन कब? जब इनकी कॉल्स पब्लिश होंगी। क्यों? वो इसलिए कि अभी नहीं पता कि उनको कौन से साल का इनकम डॉक्यूमेंट चाहिए, लेकिन इस रीजन का तो पता है। लास्ट ईयर मैंने 2022 में अप्लाई किया था, तो 2021 का वो इनकम डॉक्यूमेंट मैंने यहाँ पर सबमिट कराया था, बल्कि सब ने। तो इसी तरह बाकी रीजन्स का अभी नहीं पता, तो ज़रा सा सब्र का दामन थामे रखिए कि जब कॉल्स पब्लिश होंगी तो मैं सबकी वीडियोस भी बनाऊंगा और आपको तमाम डिटेल्स बता दूंगा। तो वीडियो को यहाँ एंड करते हैं। एंड करते टाइम थोड़ा सा खुलासा समरी आपको बता दूं कि अगर आपने मुझे ईमेल करना है तो प्रॉपर सब्जेक्ट के साथ लिखें कि आपको डिस्कशन करनी है या आपको इंश्योरेंस का पूछना है, और इसके अलावा जो है आपकी स्कॉलरशिप के डॉक्यूमेंट्स हैं लीगलाइज। तो अगर आपने कराने हैं तो आप प्रॉपरली टाइमली देख लें, बता दें, ताकि मैं यहाँ पर, मैं नहीं तो कोई भी यहाँ पर बंदे ढूंढें जो आपके डॉक्यूमेंट्स लेकर जा सके। अब जाहिर सी बात है, बहुत सारी आवाम होगी, हर किसी को तो मैं नहीं करा सकता, क्योंकि एक बंदा जस्ट 4 बंदों के करा सकता है। और 4, अब आपको कैसे पता कि 4 के करा सकता है? वो इसलिए कि जो भी बंदा, फॉर एग्जांपल मेरा कज़न है, वो मेरे थ्रू कराएगा तो मेरे नाम पे अथॉरिटी लेटर बनेगा जो मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन अफेयर्स मोफा से अटेस्ट भी होगा कि भाई ये बंदा है, मेरे डॉक्यूमेंट्स इटली में कहीं पर भी यूज़ कर सकता है। तो ये इस तरह होता है। तो उम्मीद करते हैं वीडियो आपको पसंद आई होगी। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए